हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। इससे पहले हमने एशिया महाद्वीप को कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हमारा क्या टॉपिक रहेगा, अफ्रीका महाद्वीप। ये कहाँ पे स्थित है, कौन से गोलार्ध में है, ये सारी चीज़ें, इसमें कौन कौन से देश है, सारी चीज़ों को आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी पर अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन देखें तो आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये आपका कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। इसके बारे में पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे बड़ा कौन है, पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे हो जाएगा एशिया, और दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और अगर हम विश्व के क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व के क्षेत्रफल के 20.3% भाग पे, कितने भाग पे, 20.3% भाग पर विश्व के क्षेत्रफल के, विश्व के क्षेत्रफल के 20.3% भाग पे कौन सा महाद्वीप फैला हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप। और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा है, एशिया महाद्वीप, और दूसरा हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, और विश्व के क्षेत्रफल के 20.3% भाग पे फैला हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये कौन से गोलार्ध में है। जैसे हमने बात की थी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात की थी। जैसे ये पृथ्वी पर ये कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, जो इस तरह से आपको ये दिखाई दे रही है। तो अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप की अक्षांशीय स्थिति कैसी है, तो अक्षांशीय स्थिति में 37.14, ये ऊपर का जो ये कौन सी अक्षांश रेखा है, 37.14, कौन सी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। कौन सी अक्षांश रेखा है ये, उत्तरी अक्षांश रेखा। और दक्षिण में ये वाली, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर की जो रेखाएं हैं, कौन सी रेखाएं होती है, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और भूमध्य रेखा के नीचे की जो रेखाएं होती है, कौन सी होती है, दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। तो उत्तरी तो हो गया 37.14, और नीचे का जो दक्षिणी अक्षांश है ये हो जाएगा 34.50। दक्षिणी अक्षांश कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश। तो इस प्रकार जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है। लेकिन अगर अक्षांशीय विस्तार की इसकी बात करें तो ये जो भूमध्य रेखा है, तो ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश है, तो ज्यादा एरिया किसमें है, उत्तरी अक्षांश में, और दक्षिणी अक्षांश में उत्तरी अक्षांश की बजाय कम है। अब बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। जो देशांतर रेखाएं हैं वो अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ से निकलती है, तो ये वाली जो अक्षांश रेखाएं, जैसे ये 0 डिग्री है और ये 17.33 पश्चिमी, ये 0 डिग्री है, तो इसके इधर की कौन सी हो जाएगी, पश्चिमी देशांतर। कौन सी हो जाएगी, पश्चिमी देशांतर। और इस साइड वाली 0 डिग्री की उधर वाली कौन सी हो जाएगी, पूर्वी देशांतर। तो ये 17.33 है, और इधर वाली क्या हो जाएगी, यहाँ से जो निकल रही है ये हो जाएगी 51.33 पूर्वी देशांतर। कौन सी हो जाएगी, 51.37 पूर्वी। क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पे एशिया महाद्वीप है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप है, और विश्व में सबसे ज्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में है। यूएन के हिसाब से टोटल 54 देश, कितने देश हैं इसमें, 54 देश हैं। इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका ऊपर का हिस्सा जो है 37.14 उत्तरी अक्षांश से लेकर नीचे 34.50 दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है, 37.14 उत्तरी अक्षांश से लेकर 34.50 दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। भूमध्य रेखा इसके बीच से निकल रही है, और तीनों ही रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से निकलती है। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं निकल रही है। अब इसका देशांतरीय विस्तार हम देख लेते हैं। देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री इसके बीच से, यहाँ से निकल रहा है, बीच से नहीं, सॉरी, ये जो घाना देश है यहाँ से निकल रहा है, इसकी राजधानी से निकलता है।
पश्चिमी विस्तार कहाँ से होगा? 17.33 पश्चिमी देशांतर से लेकर 51.37 पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप किस में हो जाएगा? चारों ही गोलार्ध में स्थित है। इसको मैं अच्छे से आपको अलग से बना के समझा देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, इस तरह से 0 डिग्री निकल रहा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखाएं जो निकल रही है, और इस तरह से जो निकलती है वो कौन सी होती है? देशांतर रेखाएं। और ये कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। जैसे ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसका अक्षांश रेखा के नीचे वाला एरिया कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध। और ऊपर वाला कौन सा होता है? ये होता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध। तो अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से ये उत्तरी गोलार्ध में भी है अफ्रीका और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। अब ये है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री देशांतर के इस साइड वाला कौन सा होगा? ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, और इस साइड वाला कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। तो इस प्रकार अगर हम बात करें इसकी, तो ये कौन सी है? 0 डिग्री यहाँ से निकल रही है, क्योंकि इस साइड से कहाँ से स्टार्ट होता है? 17.33 पश्चिमी देशांतर से शुरू होता है अफ्रीका महाद्वीप, और ये 0 डिग्री यहाँ से निकल रही है। इधर वाला कौन सा है? पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री के इस साइड वाला पश्चिमी देशांतर। तो इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप पूर्वी देशांतर में भी है और पश्चिमी देशांतर में भी है। तो अफ्रीका महाद्वीप किस में हो जाएगा? चारों ही गोलार्ध में स्थित है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों ही देशांतर में कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों ही रेखाएं कहाँ से निकल रही है? अफ्रीका महाद्वीप से निकल रही है। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे ये तीनों रेखाएं निकलती है। क्लियर हो गया? तो चलिए अब देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी साइड में कौन सा है? ये उत्तरी है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो उत्तर में इसके क्या है? यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। ये जो देश है एकदम यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। जो मैंने इसको ब्लू कलर में कर दिया है, ये कौन सा महाद्वीप है? ये यूरोप महाद्वीप है, ये पूरा यूरोप महाद्वीप है। लेकिन ये जो मैंने ब्लू कलर में इसको डार्क कर दिया है, ये कौन सा देश है? ये हो जाएगा स्पेन। और स्पेन के इस साइड में ये आपको पुर्तगाल दिखाई दे रहा है, ये स्पेन है। और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है अफ्रीका महाद्वीप का ये देश कौन सा है? मोरक्को। कौन आया था मोरक्को से? इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में। किसके समय काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में आया था, जिसे बुद्धिमान मूर्ख सुल्तान भी कहा जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। और अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप, इन दोनों को यहाँ से जो अलग करती है एक जल संधि बनी हुई है। तो ये कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि हो जाएगी? जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ पे देखिए ये कौन सा सागर है? ये है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। यूरोप के नीचे और अफ्रीका के ऊपर ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। और इस साइड ये वाला कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। इसे आप अंध महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे जल संधि बनी हुई है, इस जल संधि को क्या कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। जिब्राल्टर जल संधि जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। और यूरोप और अफ्रीका दोनों को अलग करने का काम करती है। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। कोई भी जल संधि जो होती है हमेशा जो जलीय निकाय हैं उनको जोड़ने का काम करती है, और जो स्थलीय भाग हैं उनको अलग करने का काम करती है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाता है कि ये जल संधि किन को जोड़ने का काम करती है और किसको अलग करने का काम करती है। तो हमेशा याद रखें, जलीय भाग को जोड़ने का काम करती है जल संधियाँ, और स्थलीय भाग को अलग करने का काम करती है। तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और
अफ्रीका दोनों को अलग करती है और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर दोनों को आपस में जोड़ती है। और यहाँ पे जो ये जल संधि बनी हुई है, यहाँ पे अफ्रीका का कौन सा देश है, मोरक्को, और ऊपर यूरोप का कौन सा देश हो जाएगा, स्पेन। क्लियर हो गया। और जिब्राल्टर जल संधि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस साइड देख लेते हैं, इस साइड में कौन सा देश हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप, देश नहीं सॉरी महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। अब देखिए एशिया महाद्वीप से अफ्रीका कैसे कैसे अलग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कौन सा है, भूमध्य सागर, और इसके नीचे यहाँ पे जिस दिन हमने एशिया महाद्वीप किया था तो भी मैंने आपको बताया था कि ये जो अफ्रीका का कौन सा देश है, मिस्र देश है। कौन सा देश है, मिस्र। और मिस्र का थोड़ा सा भाग ये वाला किस में आएगा, ये वाला भाग किस में आ जाएगा, सिनाई पेनिनसुला जिसे हम कहते हैं, ये एशिया महाद्वीप में आता है। और यहाँ से कौन सी नहर निकाली गई है, तो कौन सी नहर निकाली गई है, स्वेज नहर निकाली गई है। तो एशिया और अफ्रीका दोनों को कौन सी नहर अलग कर रही है, सबसे पहले नंबर पे तो आ जाएगी कौन सी नहर, स्वेज नहर। उसके बाद में यहाँ पे ये कौन सा सागर बना हुआ है, तो ये है लाल सागर। कौन सा सागर है, लाल सागर। पहला तो आपका हो जाएगा कौन सी नहर, स्वेज नहर, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप दोनों को अलग कर रही है। उसके बाद में लाल सागर भी एशिया और अफ्रीका दोनों को अलग कर रहा है। उसके बाद में नीचे आ जाइए, यहाँ पे एक जल संधि बनी हुई है। तो जल संधि जो बनी हुई है ये किसके बीच में बनी हुई है, लाल सागर और यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, अदन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी, अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी और लाल सागर, इन दोनों को कौन सी जल संधि जोड़ रही है, तो वो कौन सी जल संधि हो जाएगी, बाब अल मंदेव जल संधि। कौन सी जल संधि है, बाब अल मंदेव जल संधि, जो कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। अदन की खाड़ी की साइड ये कौन सा सागर है, अरब सागर। अदन की खाड़ी भी लिखा हो सकता है और अरब सागर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन अगर लिखा है लाल सागर और अरब सागर को जोड़ने का काम कौन सी जल संधि कर रही है, तो कौन सी जल संधि है, बाब अल मंदेव जल संधि, या फिर लाल सागर या अदन की खाड़ी को जोड़ने का काम कौन सी जल संधि कर रही है, तो वो भी हो जाएगी बाब अल मंदेव जल संधि। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। इसके ऊपर की साइड यहाँ पे कौन सा सागर था, महासागर नहीं है, ऊपर वाला कौन सा है, सागर है, भूमध्य सागर। इस साइड हिंद महासागर, इस साइड अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर, अटलांटिक या अंध महासागर। नीचे आपको हिंद महासागर भी लिखा हो सकता है या दक्षिणी महासागर। दक्षिण में कौन सा महासागर है, दक्षिणी महासागर। और हिंद महासागर इसके दक्षिण और पूर्व दोनों तरफ ही फैला हुआ है। और इस साइड मैंने आपको अभी बताया अटलांटिक या अंध महासागर। ये जो आपको अफ्रीका से अलग ये दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, ये कौन सा द्वीप है, मेडागास्कर। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप और अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप, और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कौन, यहाँ पे है आपका कौन सा, ग्रीनलैंड। अगर हम बात करें भौगोलिक रूप से, अगर उसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। लेकिन उस पर किसका अधिकार है पॉलिटिकली, तो उस पर अधिकार है डेनमार्क का। और सबसे बड़ा द्वीप है विश्व का कौन सा, ग्रीनलैंड। और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, मेडागास्कर। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी निकल रही है कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी, कर्क रेखा। ये है भूमध्य रेखा, और नीचे वाली कौन सी रेखा हो जाएगी, मकर रेखा। कौन सी रेखा है, मकर रेखा। तो जब हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी थी तब भी मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, और भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। और ये भी कौन सा हो जाएगा, ये भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच का, ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, उष्ण कटिबंध।
तो इस प्रकार जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है कौन से कटिबंध में हो जाएगा, ये मोस्टली उष्ण कटिबंध में है। कौन से भाग में है, उष्ण कटिबंध भाग में है अफ्रीका महाद्वीप। तीनों ही रेखाएं इसके अंदर से निकल रही है, तो ये भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच का भाग क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध, और भूमध्य रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग भी उष्ण कटिबंध। उसके बाद उपोष्ण है, शीतोष्ण कटिबंध है, फिर शीत कटिबंध है। तो ये ज्यादातर किस में हो जाएगा, उष्ण कटिबंध में। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से देश है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका महाद्वीप में टोटल जो है कितने देश हैं, 54। टोटल कितने देश हैं, 54 देश हैं। यूएन के हिसाब से अगर हम बात करें तो 54 देश किस में है, अफ्रीका महाद्वीप में। और विश्व में सबसे ज्यादा देश कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में ही विश्व में सबसे ज्यादा देश है। इससे पहले जब हमने एशिया महाद्वीप किया था तो उसमें कितने देश थे, 48 देश थे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 54, यानी 54 देश किसमें है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इन सबको एक बार हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। देखिए आपको सारे के सारे देश याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको अगर कोई भी देश आपके सामने आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से महाद्वीप में है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी, जब हमने पढ़ा था यूरोप और अफ्रीका जब अलग होते हैं तो यहाँ पे कौन सा देश है, ये हो जाएगा मोरक्को। और यहाँ से मैंने बताया था कौन आया था भारत, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था, जिसे मूर्ख बुद्धिमान सुल्तान कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा देश है आपका, मोरक्को, जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी सहारा। अच्छा, जो ऊपर का जो एरिया है ये कौन सा मरुस्थल है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका, लेकिन वो ठंडा मरुस्थल है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल तो कौन सा हो जाएगा, सहारा मरुस्थल, जो कि 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में, 92 लाख वर्ग किलोमीटर में, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 11 देश आते हैं। और ये 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अफ्रीका का 30% भाग, अफ्रीका का 30% भाग किसमें आता है, सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो चलिए इसके देशों की स्थिति हम जान लेते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा देश हो जाएगा, मोरक्को। उसके बाद पश्चिमी सहारा। यहाँ पे आपको जो ये ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है ये कौन सा देश है, मोरिटोनिया। कौन सा देश है, मोरिटोनिया। अब आप यहाँ पे छोटे छोटे 5-7 देश बने हुए हैं और इनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा देश है, सेनेगल, जिसकी राजधानी कौन सी है, डकार। और सेनेगल के अंदर ही एक देश बना हुआ है, इसका नाम है गाम्बिया। कौन सा देश है, सेनेगल के अंदर ही एक देश बना हुआ है, कौन सा देश है, गाम्बिया। उसके नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है छोटा सा गिनी, और उसके गिनी बिसाऊ, और उसके नीचे कौन सा है, गिनी है और गिनी बिसाऊ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको पहले आप यहाँ जाइए, जो आपके यहाँ से कौन सी रेखा निकल रही है, 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे कौन सा देश है, विषुवत रेखीय गिनी, सॉरी कौन सा देश है, विषुवत रेखीय गिनी। तो गिनी है, गिनी बिसाऊ है और विषुवत रेखीय गिनी, 3 गिनी है। तीनों आपको याद रखने हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। और एक क्वेश्चन यहाँ से और इम्पोर्टेंट बन सकता है कि जो 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं जो निकल रही है, ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, तो कहाँ पे काट रही है, ये देखिए यहाँ पे। और ये कौन सी खाड़ी है, गिनी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, गिनी की खाड़ी, जहाँ पे 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को मिलती है, ये एक दूसरे को काटती है। यहाँ पे आपको कुछ भी दिया जा सकता है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहाँ पे काटती है या कहाँ पे मिलती है। तो ये कहाँ पे हो जाएगा, गल्फ ऑफ गिनी, यानी गिनी की खाड़ी में। ये खाड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी खाड़ी है, गल्फ ऑफ गिनी, यानी गिनी की खाड़ी। तो आपको गिनी के बारे में क्वेश्चन याद हो गए, एक है गिनी की खाड़ी, एक गिनी विषुवत रेखीय देश है, एक गिनी बिसाऊ है और एक गिनी है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा, इसी देश के नाम पे, इसी देश के नाम पे यहाँ पे एक जलधारा है। कौन सी जलधारा है, गिनी की जलधारा। कौन सी जलधारा, गिनी की जलधारा, जो कि विषुवत रेखा से इस तरह से चलती है। तो ये किस प्रकार की जलधारा हो जाएगी,
तो ये गर्म जलधारा हो जाएगी, क्योंकि जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जो जलधाराएं बहती है, जो जलधाराएं चलती है, वो कौन सी जलधाराएं होती है? गर्म जलधाराएं। और जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ बहती है वो किस तरह की जलधाराएं होगी? वो हो जाएगी ठंडी जलधाराएं, क्योंकि ऊपर के एरिया में क्या है? बर्फ ही बर्फ है। ध्रुवों पे क्या है? ऊपर या नीचे दोनों साइड जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, तो इनमें क्या होता है? यहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है। तो इस यहाँ से बहने वाली जलधाराएं किस तरह की जलधाराएं हो जाएगी? ठंडी जलधाराएं। और विषुवत रेखा से जो ध्रुवों की तरफ बहती है वो हो जाएगी गर्म जलधाराएं। और यहाँ का जो एरिया है विषुवत रेखा का, ये एरिया किस तरह का गर्म एरिया होता है? यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था सेनेगल। सेनेगल के अंदर ही एक देश है, कौन सा? गाम्बिया। फिर गिनी बिसाऊ और गिनी, ये गिनी हो जाएगा। और ये जो आपको येलो कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है छोटा सा, कौन सा हो जाएगा? सेरा लियोन। कौन सा हो जाएगा? सेरा लियोन। और इसके नीचे ये कौन सा हो जाएगा? लाइबेरिया। कौन सा देश है? लाइबेरिया। और उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हो जाएगा? आइवरी कोस्ट। कौन सा देश है? आइवरी कोस्ट। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसके आगे घाना, जहाँ से कौन सी रेखा निकल रही है? घाना से। घाना कौन सी झील है यहाँ पे? वोल्टा झील। कौन सी झील है घाना में? वोल्टा झील। और 0 डिग्री देशांतर कहाँ से निकलती है? घाना की राजधानी अंकारा से 0 डिग्री देशांतर रेखा निकलती है, यहाँ से निकलती है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। उसके बाद में देखिए घाना के इस साइड में ये कौन सा देश हो जाएगा? टोंगो। कौन सा देश हो जाएगा? टोंगो। क्लियर हो गया यहाँ तक? टोंगो। और उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे, ये कौन सा देश है? नाइजर। कौन सा देश हो जाएगा? नाइजीरिया। सॉरी, नाइजीरिया। और नाइजीरिया के ऊपर आपका कौन सा देश है? नाइजर। नाइजीरिया में एक आतंकवादी संगठन बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है। नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन, क्या नाम है बताइए इसका? बताओ शाबाश, कमेंट बॉक्स में बताइए। नाइजीरिया में एक बहुत ही फेमस आतंकवादी संगठन है, बहुत बार चर्चा में रहता है, उसका नाम क्या है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। नाइजीरिया का जो आतंकवादी संगठन है, क्या नाम है उसका? बोको हराम। क्या हो जाएगा? बोको हराम। और अब ये नाइजीरिया से निकलकर इसके बहुत सारे देशों में, नाइजर, माली, इन देशों में फैल चुका है। उसके बाद नाइजीरिया के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कौन सा हो जाएगा? नाइजर। कौन सा देश हो जाएगा? नाइजर। नाइजर की साइड ये कौन सा है? माली। और यहाँ पे ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है हल्के ग्रीन कलर में, फासो। कौन सा देश है ये? बुर्किना फासो। तो ये जो आपको छोटे छोटे देश हैं, ये सारे एक बार फिर से मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। सबसे ऊपर पहले मैंने आपको बताया था कौन सा? मोरक्को, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, सेनेगल। और सेनेगल के अंदर ही कौन सा है? गैम्बिया जिसे हम कहते हैं। उसके नीचे गिनी बिसाऊ, फिर गिनी, उसके नीचे सेरा लियोन, लाइबेरिया, ये वाला हो जाएगा आपका आइवरी कोस्ट, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। फिर घाना जहाँ से 0 डिग्री निकलती है, टोंगो, नाइजीरिया, उसके ऊपर नाइजर, ये जो आपको इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हो जाएगा? माली। कौन सा देश हो जाएगा? माली। और माली के नीचे यहाँ पे ये जो हल्के ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं रेड कर दे रही हूँ, कौन सा देश हो जाएगा? बुर्किना फासो। कौन सा देश हो जाएगा? बुर्किना फासो। देखिए आपको सारे देश याद तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये देश कौन से महाद्वीप में है। देखिए आप कहीं भी किसी भी नई जगह पे जाते हैं तो आपको वहाँ का रास्ता नहीं पता होता, लेकिन वहाँ पे आप जब कई बार चले जाते हैं तो फिर आपको पता ही नहीं चलता, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती, आप बातों में ही अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं जहाँ भी आपको जाना होता है। जैसे आप रोज़ाना घर से स्कूल जाते हो, तो क्या होता है जब स्कूल से आप घर आ रहे हो या फिर घर से स्कूल जा रहे हो, तो आप बातें करते करते आपको पता ही नहीं चलता, आप अपने दोस्तों से बातें करते करते कब स्कूल पहुंच जाते हो और कब स्कूल से घर पहुंच जाते हो, क्योंकि आप रोजाना वहां जा रहे हो। वैसे ही क्या होता है जब किसी चीज़ को आप बार बार पढ़ते हो ना, तो वो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाती है। जैसे आप 4-5 बार इन देशों का नाम याद कर लोगे ना, तो फिर क्या होगा, ये आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फिर आपको जैसे ही आपके सामने कोई भी किसी भी देश का नाम आएगा तो आपको झट से पता चल जाएगा कि ये देश कहाँ पे है, कौन से महाद्वीप में है, और कोई भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं जो करंट में रही है। जैसे करंट में कोई भी किसी भी देश के बारे में कोई न्यूज़ रही है, तो आप क्या करेंगे,
उस न्यूज़ को जब आप पढ़ेंगे तो आप मैप निकाल के उस देश को देखेंगे, और जैसे ही मैप निकाल के देखेंगे तो वो आपके दिमाग में, जैसे पहले भी आपने 4-5 बार इसको पढ़ रखा है, फिर जब न्यूज़ में कोई भी करंट में जो इंपॉर्टेंट रहा है वो देश, उसको फिर निकाल के देखते हो, तो जब आप उसको 6-7 बार देख लेते हो, बार बार रिवाइज कर लेते हो, तो आप उसको भूलोगे नहीं, आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए इसको आप वीडियो को आप 2-3 बार देख लेते हैं तो आपकी ये सारी चीज़ें जो है दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। जब भी आपके सामने किसी भी देश के बारे में चर्चा होगी तो आपको झट से याद आ जाएगा कि ये देश वहाँ पे है और इसके बारे में ये जो है न्यूज़ चर्चा में रही है। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरक्को के इस साइड ये देखिए ब्लू कलर में बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है। कौन सा देश हो जाएगा? अल्जीरिया। कौन सा हो जाएगा? अल्जीरिया। और अल्जीरिया के ऊपर ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है, ये जो ऊपर वाले देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, फिर ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र, इनकी सीमा किससे टच कर रही है? भूमध्य सागर से। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है, तो कौन से हो जाएंगे? ऊपर मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है और मिस्र है। कितने हो जाते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। तो अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। उसके बाद में माली हमने कर लिया नाइजर, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे कौन सा देश है? ये चाड। और यहाँ पे सूडान। कौन सा देश है? सूडान। चाड, सूडान, और सूडान के नीचे यहाँ पे कौन सा है? यहीं पे बना हुआ है दक्षिणी सूडान। लेकिन दक्षिणी सूडान किसमें नहीं आएगा? दक्षिणी सूडान किस में नहीं आता? सहारा मरुस्थल में नहीं आता। ऊपर वाले जो 11 देश हैं ये किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके सहारा मरुस्थल के अंतर्गत। कौन से? मिस्र है, सूडान है, चाड है, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, ये किस में आ जाते हैं? सहारा मरुस्थल में। दक्षिणी सूडान नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ आ जाइए कौन सा देश है? इथोपिया। इथोपिया के ऊपर ये है इरिटेरिया, ये हो जाएगा आपका सोमालिया, नीचे है केन्या। लेकिन जो ऊपर के ये चारों देश है कौन कौन से? इथोपिया, इरिटेरिया और यहाँ पे एक और है जिबूती। ये छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है कौन सा देश है? जिबूती। ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? जिबूती। और ये चारों ही देश किस में आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका इन्हें कहा जाता है। देखिए ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका का जो इस तरह से ये बना हुआ पार्ट है, एक सींग की तरह बना हुआ है, हॉर्न की तरह, तो इसको क्या बोला जाता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। और इसके अंतर्गत 4 देशों को लिया जाता है। कौन से हैं? इथोपिया है, इरिटेरिया है, जिबूती है और सोमालिया। तो ये चारों ही देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये चारों आपको यहाँ पे याद हो गए अच्छे से। चलिए इसमें देखते हैं अच्छे से। ये कौन सा है? इथोपिया। कौन सा देश है? इथोपिया, जिबूती, सोमालिया और ये कौन सा हो जाएगा? इरिटेरिया। तो ये किस में आ जाते हैं? चारों ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। और ऊपर वाले हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखिए ये कौन सा है? सूडान। और यहाँ पे कौन सा है? दक्षिणी सूडान। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी सूडान, चाड। और ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कौन सा हो जाएगा? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। यहाँ पे ये देश देखिए आपको दिखाई दे रहा है कौन सा है? कैमरून। अब ये जो आप देश देख रहे हैं कौन सा है? कैमरून। या इसे छोटा अफ्रीका भी कहा जाता है। कैमरून को क्या कहा जाता है? छोटा अफ्रीका भी कहा जाता है। जैसे भारत में क्या है? दिल्ली को छोटा भारत हम कह सकते हैं, क्योंकि आप पूरे देश में जब जाते हैं, पूरे देश में जो लोग हैं सारे ही राज्यों के लोग कहाँ पे आपको मिल जाएंगे? दिल्ली में मिल जाएंगे। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है, केंद्र शासित प्रदेश कहें या स्टेट कहें, जहाँ पे हर जाति, धर्म और हर राज्य के लोग आपको मिल जाएंगे। चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक के हो, चाहे वो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के हों, हर स्टेट के लोग आपको कहाँ मिल जाएंगे? दिल्ली में। दिल्ली को आप छोटा भारत भी कह सकते हैं। उसी तरह किसको कहा जाता है? कैमरून को आप छोटा अफ्रीका भी कह सकते हैं। किसको? कैमरून को। बिजनेस के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छा देश है अफ्रीका का, बिजनेस के हिसाब से और जलवायु के हिसाब से, दोनों ही हिसाब से अच्छा है कैमरून। कौन सा? कैमरून। इसके नीचे ये कौन सा है? कांगो। ये देखिए ये कौन सा है? विषुवत रेखीय गिनी। कौन सा है? विषुवत रेखीय गिनी। उसके नीचे कौन सा हो जाएगा? गैबोन। और यहाँ पे हो जाएगा कांगो। और ये हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये जो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है कौन सा हो जाएगा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको जान लेनी चाहिए। जैसे भारत पाकिस्तान अलग हुए थे, वैसे ही जब ये कांगो 2 पार्ट में बंट गया था
जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे तो जिस तरह की यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह की लड़ाइयाँ मच गई थी, तो उसी तरह की हालात कहाँ पैदा हो गए थे, यहाँ पे कांगो में पैदा हो गए थे। तो किस देश के द्वारा शांति सेना भेजी गई थी? भारत के द्वारा। किसके द्वारा भेजी गई थी? भारत के द्वारा। और ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। कुछ और भी देशों की शांति सेनाएं यहाँ पे आई थी, लेकिन उन सबका नेतृत्व करता कौन था? भारत था। और सबसे ज़्यादा संख्या में भारत के द्वारा ही सेना भेजी गई थी। कौन सी? शांति सेना भेजी गई थी। कौन से देश में? ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और कांगो, ये छोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों जब अलग हुए थे, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हुए थे। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे दो देश। ये कौन से हो जाएंगे? जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से हो जाएंगे? साउथ सूडान के नीचे देखिए, इस साइड ये कौन सा है? केन्या। कौन सा देश है? केन्या। ये कौन से है? रवांडा और बुरुंडी। कौन से देश है? रवांडा और बुरुंडी देश हैं। कौन से? रवांडा और बुरुंडी। और ये इसके नीचे जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, ये कौन सा देश हो जाएगा? तंजानिया। कौन सा देश है? तंजानिया। तंजानिया के नीचे ये जो बड़ा सा आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, मोजाम्बिक। कौन सा देश है ये? मोजाम्बिक। क्लियर हो गया यहाँ तक? मोजाम्बिक। और यहाँ पे ये वाला जाम्बिया। कौन सा है? जाम्बिया। उसके नीचे जिम्बाब्वे। क्लियर हो गया? और ये जाम्बिया है। यहाँ पे ये देखिए, ये कौन सा देश है? अंगोला। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंगोला। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है? यूरेनियम। क्या मिलता है? यूरेनियम। कहाँ मिलता है? अंगोला में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यूरेनियम का भंडार कहाँ पे है, कहाँ पे हो जाएगा? अंगोला में। कहाँ पे है अंगोला? अफ्रीका में। और इसकी सीमा किससे लग रही है? यहाँ पे अटलांटिक महासागर से। किसकी, कहाँ से लग रही है? अटलांटिक महासागर से। उसके नीचे देखिए, यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा? नामीबिया, बोत्सवाना। और नीचे कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका। सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अफ्रीका। क्लियर हो गया? तो एक बार देशों को हमने अच्छे से इनको देख लिया है, तो जब भी कोई भी एग्जाम में किसी भी देश का नाम आता है तो आप भूलेंगे नहीं। तो एक बार फिर से आप इनको ना अच्छे से 1-2 बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए इसके बारे में, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो हम और देख लेते हैं। 5 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो अफ्रीका महाद्वीप की, जो कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? ये है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से नील नदी निकलती है। कौन सी 2 नदियों को मिला के बनाई जाती है नील नदी? व्हाइट नील और ब्लू नील। इन दोनों नदियों को मिला के कौन सी नदी बनती है? नील नदी। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। कहाँ पे जाके गिरती है? भूमध्य सागर में। अगर पूछा जाता है कि नील नदी किस तरफ बहती है, तो उत्तर की तरफ बहेगी। ऊपर क्या है? उत्तर है। नीचे क्या है? उत्तर है ऊपर। और नीचे क्या है? दक्षिण है। तो नील नदी यहाँ से ऊपर की तरफ भूमध्य सागर की तरफ बहती है। और नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी थी? कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। विश्व की सबसे बड़ी 4 सभ्यताओं में से एक है मिस्र की सभ्यता। कौन कौन सी थी 4 बड़ी सभ्यताएं? हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। क्लियर है? कौन सा बांध बना हुआ है नील नदी पे? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा बांध बना हुआ है? आसवान बांध। किस नदी पे बना हुआ है? नील नदी पे। अगली हम देख लेते हैं कांगो नदी। कौन सी नदी है? कांगो नदी। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? कांगो नदी। कांगो नदी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा को कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है? जैसे यहाँ से निकली है, तो ये जो रेखा है यहाँ से, ये यहाँ से बहती हुई कहाँ पे गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? कांगो नदी। तीसरी ये आपकी हो जाएगी नाइजर नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? नाइजर नदी। तीसरी सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका की, सबसे बड़ी नील नदी है, फिर कांगो नदी है, फिर नाइजर नदी है। चौथी कौन सी नदी है? यहाँ पे जाम्बेजी नदी किस महासागर में गिरती है? तो 2020 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि जाम्बेजी नदी किस महासागर में गिरती है? तो कौन से महासागर में गिरती है? जाम्बेजी नदी आपकी गिरती है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में जो 5 बड़ी नदियां हैं
अफ्रीका महाद्वीप की 5 बड़ी नदियां हैं। कौन सी है? नील नदी, कांगो नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी और उसके बाद यहाँ पे कौन सी नदी है? ऑरेंज नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? ऑरेंज नदी। तो इसमें से नील नदी कहाँ पे गिर रही है? भूमध्य सागर में। बाकी तीनों नदियां नाइजर, कांगो और ऑरेंज नदी तीनों ही कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। और इन 5 में से एकमात्र नदी है जाम्बेजी नदी जो कि हिंद महासागर में गिरती है। और 2020 के पेपर को आप उठा के देखेंगे, यूपीएससी का पेपर, उसमें पूछा गया है सीधा सीधा जाम्बेजी नदी किस महासागर में गिरती है? तो किस महासागर में आ जाएगी? हिंद महासागर में। क्लियर हो गया? तो 5 इन नदियों से क्वेश्चन बनते हैं, 5 ही मैंने आपको अच्छे से करवा दी है। 3 मरुस्थल है, पहला सहारा मरुस्थल, कालीहारी मरुस्थल और यहाँ पे तीसरा मरुस्थल हो रहा है। बताइए शाबाश, कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए, कौन सा मरुस्थल है? 3 मरुस्थलों में से कौन सा तीसरा मरुस्थल है? एक मैंने आपको बताया सहारा मरुस्थल, दूसरा यहाँ पे कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? कालाहारी मरुस्थल। तीसरा मरुस्थल कौन सा है? नाम बताइए शाबाश, फटाफट बताइए, आप फटाफट बताइए, तब तक मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। कौन सा मरुस्थल है? तो कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? तीसरा मरुस्थल नामीब मरुस्थल। कौन सा हो जाएगा? नामीब मरुस्थल। मैं नाम लिख देती हूँ आपको यहाँ से, यहाँ पे इसका नामीब मरुस्थल। जिस तरह सारा मरुस्थल 11 देशों में है, कालाहारी मरुस्थल यहाँ पे आपका कालाहारी मरुस्थल। तो ये तीनों ही आपको याद रखने। अच्छा बताइए, नामीब मरुस्थल में कौन कौन से देश आ जाएंगे? कौन कौन से देश आ जाएंगे? अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। इस तरह से ये वाला जो तट है वहाँ पे फैला हुआ है नामीब मरुस्थल, अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। और इसके बारे में ये मरुस्थल जो है कहा जाता है कि विश्व के सबसे पुराने मरुस्थलों में से एक है। कौन सा? नामीब मरुस्थल। कौन सा हो जाएगा? नामीब मरुस्थल। उसके बाद आपका है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल। तो ये कहाँ पे फैला हुआ है? तो इस तरह से फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल। तो ये बोत्सवाना में, नामीबिया में और साउथ अफ्रीका में। कौन सा हो जाएगा? आपको 2 ही नाम याद रखने हैं। देखिए, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में तो दोनों ही हैं, लेकिन अगर हम बात करें नामीब मरुस्थल की तो ये ऊपर अंगोला में है, जबकि कालाहारी मरुस्थल ये नामीबिया, साउथ अफ्रीका के साथ साथ किस में है? बोत्सवाना में। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई आपकी। अफ्रीका महाद्वीप को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको और बता देती हूँ। क्या कहा जाता है? अंधकारपूर्ण महाद्वीप। क्या कहा जाता है? अंधकारपूर्ण महाद्वीप कहा जाता है। कौन से मरुस्थल को, कौन से महाद्वीप को अंधकारपूर्ण महाद्वीप कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंधकारपूर्ण महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर की जानकारी बहुत ही टाइम बाद जो है हमें प्राप्त हुई थी, और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आज तक भी प्राप्त नहीं हुई है, इनको आगे प्राप्त करना है। तो इसको क्या कहा जाता है? भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। किस तरह का महाद्वीप कहा जाता है? भविष्य का महाद्वीप। अगर पूछे किसे कहा जाता है तो वो भी कहा जाएगा अफ्रीका महाद्वीप को, क्योंकि भविष्य में इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां और भी प्राप्त होगी। अभी तक पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, तो इसे अंधकारपूर्ण भी कहा जाता है, और भविष्य में और जानकारी प्राप्त होने के कारण इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो क्लियर हो गया? यहाँ पे आप बताइए, एक कौन सा पर्वत है जो यहाँ पे, कौन सा प्रमुख जो आपके उत्तरी और पश्चिमी भाग में कौन सा पर्वत है? अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा पर्वत हो जाएगा? बताइए शाबाश। कौन सा पर्वत श्रेणी यहाँ पे है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में? कौन सी श्रेणी हो जाएगी? कौन सी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एटलस पर्वतमाला कहाँ पे है? उत्तर पश्चिमी भाग में है अफ्रीका महाद्वीप के। एटलस कौन सी पर्वतमाला है? एटलस पर्वतमाला कहाँ पे हो जाएगी? उत्तर पश्चिमी भाग में। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी भाग में एटलस पर्वतमाला। क्लियर हो गया? तो इसकी 5 इंपॉर्टेंट नदियाँ हमने कर ली है, और इसके 3 जो इंपॉर्टेंट मरुस्थल है, और इसके बारे में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। क्लियर हो गया? और एटलस पर्वतमाला, ठीक है। तो इसके देशों को हमने अच्छे से कर लिया है। इस क्लास को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका अफ्रीका महाद्वीप से कोई भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी, हमने सारा इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक क्लियर कर लिए हैं।
अगर एक बार में आपकी सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, क्योंकि जितनी भी बार आप चीज़ों को देखेंगे वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर आप इसको लंबे टाइम तक भूलते नहीं हो। तो आप वीडियो को 2-3 बार चला के देख लेंगे तो इससे क्या होगा, सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप सभी देशों को 2-3 बार अगर रिवाइज कर लेते हैं तो वो लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहेंगे कि कौन सा जो है देश किस महाद्वीप में है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी आगे की क्लास में जो है मैपिंग की जो हमारी क्लास चल रही है उसमें सभी महाद्वीप को, फिर हम इंडिया के मैप को लेके आएंगे। तो बारी बारी सारी चीज़ों को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चैनल पे जाके हमारी पीछे वाली क्लासेस को भी देख लीजिए ताकि आगे की आने वाली सारी क्लास आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो पास में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।